गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे पोलन और पिस्टल के बीच किस तरह की इंटरेक्शन होते हैं। Not all the pollen grains fall on the stigma, bring effective pollination या fertilization. Effective pollination and fertilization. देखो, जो भी पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे उससे गारंटी नहीं है 100% फर्टिलाइजेशन। नॉट ऑल द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ब्रिंग इफेक्टिव पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। यानी जो भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे वो गारंटी नहीं देते कि उससे 100% फर्टिलाइजेशन होगी, उससे 100% फर्टिलाइजेशन होगी। इधर देखो अच्छे से, अब ये है स्टिग्मा। क्या है ये? एंड दिस इज स्टाइल, और ये है ओवरी। अब देखो, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर होते हैं सबसे बहुत बड़ा सा एग। उस एग के इर्द गिर्द दो सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल के बिल्कुल ठीक ऊपर की तरफ 3 सेल जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लाई। 2 पोलर न्यूक्लाई। अब देखो, यहाँ पे एक पोलन ग्रेन ये, दूसरा पोलन ग्रेन ये, तीसरा पोलन ग्रेन ठीक। अब देखो, यहाँ इस स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरे, डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन फॉल हुआ, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन जो है वो सक्सेसफुली जर्मिनेट हुआ और उसने पोलन ट्यूब क्या किया, पोलन ट्यूब इमर्ज की, पोलन ट्यूब बनाया। फिर वो पोलन ट्यूब अंदर स्टाइल के अंदर से होते हुए इस माइक्रोपाइलर रीजन से कहाँ जा रहा है, सिनर्जिक सेल के अंदर इंटर हो रहे, सिनर्जिक सेल के अंदर इंटर हो रहे। अब इसके अंदर साथ साथ 2 मेल गैमीट, ये 2 मेल गैमीट हैं। इस 2 मेल गैमीट के पीछे पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लाई भी जा रहे, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। अब उसके बाद देखो, ये दोनों मेल गैमीट यहाँ पहुँचे और उसके पीछे पीछे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लाई भी पहुँच गया। तो इसका मतलब एक ही स्टिग्मा के ऊपर अपने भी पोलन ग्रेन पहुँच सकते हैं, दूसरे प्लांट्स के भी पोलन ग्रेन पहुँच सकते हैं, तीसरे प्लांट्स के भी पोलन ग्रेन पहुँच सकते हैं, लेकिन सारे पोलन ग्रेन्स
जो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं उससे इफेक्टिव पॉलिनेशन नहीं होती है, उससे इफेक्टिव पॉलिनेशन नहीं होती है। यानी सारे पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर फॉल होते हैं वो सारे नहीं गिरते हैं। अब इस पोलन के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, इस स्टिग्मा के सरफेस पे भी कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा के सरफेस पे जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसके और पोलन ग्रेन की जो एक्साइन वॉल की कैविटी में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच एक इंट्रैक्शन होती है। उनके बीच क्या होते हैं? एक केमिकल इंट्रैक्शन होती है। वो केमिकल इंट्रैक्शन डिसाइड करते हैं कि ये पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। यानी देयर ऑकर्स एन इंट्रैक्शन बिटवीन द केमिकल्स present in the cavity of exine and the chemical present on the stigmatic surface. This chemical interaction decides whether the pollen grain will germinate on the stigma or not. तो सारे pollen grain एक ही स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद, लैंडिंग के बाद फिर भी वहाँ सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के ही पोलन ग्रेन की ही जर्मिनेशन होती है। ठीक है, सारे पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन नहीं होते। देखो अब यहाँ कारण क्या है? मान लो ये पोलन ग्रेन इसके अपने थे, एक इसके अपने थे, लेकिन इस स्टिग्मा ने पहचान लिया कि ये तो मेरे अपने हैं। अब सेल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी का इशू था तो इसने अपने ही पोलन को अच्छे से पहचान कर रिजेक्ट किया। तो ये हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था भाई, सेल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, अपने पोलन ग्रेन को पहचान के अपने पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना, सेल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। अब ये मान लो ये रोज का है, ये प्लांट रोज का है, लेकिन यहाँ ये पोलन ग्रेन पहुंच गया एप्रिकॉट का, प्लांट रोज का है एप्रिकॉट, तो स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक ये था, उसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया क्योंकि दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन थे। अब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट, अब ये पोलन ग्रेन इसके अपने थे, लेकिन दूसरे प्लांट से आए थे, दूसरे प्लांट से इसको अलाउ किया जर्मिनेशन होने की। इसी को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। देखो, वंस द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस, once the pollen grain falls on the stigmatic surface, on the stigmatic, there occurs a positive interaction, there occur a positive interaction, there occur a positive interaction, या there occur a positive मत लिखो, there occur an interaction, there occur a chemical interaction, a chemical interaction between the chemical present in the exine cavity and chemical present on the stigmatic surface, stigmatic surface। देखो तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन, ये प्लांट रोज का प्लांट है, अब ये रोज की पोलन ग्रेन है, रोज का है, लेकिन दूसरे प्लांट से आता है, यानी अदर प्लांट से इसको अलाउ किया। अब ये प्लांट, ये तो एप्पल की पोलन थे इसलिए इसको रिजेक्ट किया, ये एप्रिकॉट की थे रिजेक्ट किया, ये भी रोज का पोलन थे लेकिन इसके अपने प्लांट के थे, तो सेल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इशू की वजह से इसको रिजेक्ट किया, सेल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इशू की वजह से क्या किया, इसको रिजेक्ट किया। तो यानी सारे पोलन ग्रेन, देखो मतलब हवा को क्या पता, इंसेक्ट को क्या पता भाई मुझे रोज का पोलन लेके कहाँ जाना है, रोज के पास जाना है, वो जिस प्लांट पे भी जाते हैं, हर एक मैं एक बम्बल बी की बात करूं या एक हनी बी की बात करूं, तो वो हनी बी रोज के फ्लावर पे भी विजिट करेंगे, एप्रिकॉट के फ्लावर पे भी विजिट करेंगे, मैंगो के फ्लावर पे भी विजिट करेंगे, उसके सराउंडिंग में और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर प्रेजेंट होंगे,
उन सब पे वो विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद एक रोज का पोलन ग्रेन एप्पल की स्टिग्मा पे पहुंच सकते हैं, एप्पल का पोलन ग्रेन एप्रिकॉट के पोलन ग्रेन पे पहुंच सकते हैं, एप्रिकॉट का पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे पहुंच सकते हैं। लेकिन स्टिग्मा के अंदर कुछ कैसे केमिकल्स होते हैं वो अनदर प्लांट्स के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने नहीं देते हैं, पोलन ट्यूब एक्सटेंड करने नहीं देते हैं। जो ही पोलन ग्रेन डिफरेंट टाइप के हो या अपने हो, स्टिग्मा के पहुंचने के बाद वहाँ केमिकल और केमिकल के बीच इंट्रैक्शन होती है। वो केमिकल इंट्रैक्शन डिसाइड करते हैं कि ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने बहुत सारे केस, ये अपने ही पोलन ग्रेन थे लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबल, क्योंकि इसने पता किया कि भाई इसके अंदर तो मेरे अंदर जो एलील प्रेजेंट है वैसा ही एलील है, तो इसको रिजेक्ट किया। इसको क्या किया? रिजेक्ट किया। दूसरा प्लांट ग्रेन एप्रिकॉट के थे, इसको भी रिजेक्ट किया। तीसरा एप्पल के थे, रिजेक्ट किया। रोज का था, इसको अलाउ किया। तो जिसको अलाउ किया वो सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब कैसे होता है? इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम एनेसिटोल, एंड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। तो यहाँ स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है? डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, कैल्शियम एनेसिटोल, एंजाइम्स की सूरत में, एमाइनो एसिड्स की सूरत में, एमाइनो एटसेट्रा, इनकी सूरत में। अब देखो, यानी वहां पे रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन भी पहुंच सकते हैं, राइट टाइप के पोलन ग्रेन भी पहुंच सकते हैं। रॉन्ग टाइप मींस इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन। On the stigma, all types of pollen grains are received. All types of pollen grains are received. अच्छा, चाहे वो राइट टाइप हो, RIGST, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन किसे कहेंगे? राइट टाइप मीन्स कंपैटिबल, कंपैटिबल। जैसे कि जो जर्मिनेट हुआ वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन था, जो जर्मिनेट नहीं हुआ वो क्या है? इनकम्पैटिबल, रॉन्ग टाइप के लिए। जो जर्मिनेट होंगे वो क्या होगी? जो जर्मिनेट नहीं होगी वो रॉन्ग टाइप की होगी। तो रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन, रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन कौन से हो गए? इनकम्पैटिबल। रॉन्ग टाइप के पोलन ग्रेन हुआ इनकम्पैटिबल, यानी एक स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन पहुंच सकते हैं, राइट टाइप भी, रॉन्ग टाइप भी, राइट टाइप भी, रॉन्ग टाइप भी। अब क्या करते हैं? स्टिग्मा और उस कैबिन के बीच एक केमिकल इंट्रैक्शन होती है। स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स के बीच एक केमिकल इंट्रैक्शन होती है। वो केमिकल इंट्रैक्शन डिसाइड करते हैं कि ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अगर वो पोलन ग्रेन राइट टाइप के हो, कंपैटिबल, तब उसको अलाउ किया जाएगा जर्मिनेशन के लिए। अगर वो पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप के हो या किसी दूसरे प्लांट के हो या अपनी हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का इशू हो, तब उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने की इजाजत नहीं देंगे, तो वहां पे जर्मिनेट नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा? Not all the pollen grain falls on the stigma bring effective pollination and fertilization. Once the pollen grain fall on the stigmatic surface, there occur a chemical interaction between the chemical present in the exine cavity and the chemical present in the stigmatic surface. जो ही pollen grain इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे, स्टिग्मा और उस पोलन ग्रेन के बीच एक केमिकल इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो केमिकल किसकी फॉर्म में होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, कैल्शियम आयंस की फॉर्म में, एंजाइम्स की, अमाइनो एसिड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब स्टिग्मा पे डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन पहुंचते हैं, कंपैटिबल भी, इनकम्पैटिबल भी। तो स्टिग्मा कौन सी पोलन ग्रेन को अलाउ करता है? यानी स्टिग्मा सिर्फ कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स को अलाउ करते हैं। After the successful
chemical interaction after the successful chemical interaction, stigma allow the compatible right type. राइट टाइप किसको कहा था? कंपेटेबल को. स्टिग्मा अलाउ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट. पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट, तो स्टिग्मा अलाउ करते हैं राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन के लिए, उसको इजाजत देती है. ठीक है. अब इधर देखो, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब जो कंपेटेबल होगा, जिसको इजाजत दी, तो इजाजत देने के बाद क्या होगा? देखो ये है पोलन ग्रेन. इस पोलन ग्रेन का इंटाइन जो है वो इमर्ज होकर बाहर निकलेंगे किसके थ्रू? इंटाइन बाहर निकलेंगे किसके थ्रू? जर्म पोर से बाहर निकलेंगे. कहाँ से निकलेंगे? तो जब सक्सेसफुल इंटरेक्शन होगी, जब सक्सेसफुल इंटरेक्शन होगी तो अंदर इंटाइन एक्सटेंड होंगे, इंटाइन ही बनेंगे जर्म पोर. INT, इंटाइन प्रोट्रूड एज पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब कहां से बाहर आएंगे? जर्म पोर से बाहर आएंगे, जर्म पोर से बाहर आएंगे. देखो तो सक्सेसफुल. The intine forms germ, the intine forms pollen tube, pollen. अच्छा चलो, इससे पहले और एक पॉइंट लिखता हूँ. अब जब सक्सेसफुल इंटरेक्शन होगा स्टिग्मेटिक सरफेस पर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है. पोलन ट्यूब एक्सटेंड होगा, पोलन ट्यूब अराइजेस थ्रू जर्म पोर. कहां से निकलेंगे? थ्रू जर्म पोर. जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आएंगे, पोलन ट्यूब से बाहर, यानी पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर आएंगे. अब इधर देखो एक पॉइंट, मैंने क्या कहा था? बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स हैं जो टू सेलेड स्टेज पे बाहर आते हैं. ये मैंने कहा था टू सेलेड स्टेज पे जब ये बाहर आते हैं तो इनके पास एक जनरेटिव सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, यानी ये टू सेलेड पोलन ग्रेन है. तो टू सेलेड पोलन ग्रेन सक्सेसफुल इंटरेक्शन के बाद इनकी जो जनरेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन होती है और दो मेल गैमीट बनाते हैं, दो मेल गैमीट. ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा. ठीक है. उसके बाद और एक पॉइंट लिखो, द पोलन ग्रेन्स shed at two celled stage to celled stage, two celled stage, undergo single mitotic division in their generative cell. अच्छा, the pollen grain at shed two celled stage become three celled stage after three celled stage after positive interaction, after pollen, after interaction, positive interaction. देखो जो पोलन ग्रेन दो सेलेड स्टेज पे बाहर आए थे वो तीन सेलेड स्टेज पे पहुंचते हैं. कहाँ पे? यानी पोर स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद. अब देखो ये पोलन ग्रेन है. ठीक है. ये पोलन ग्रेन 70% प्लांट्स में पोलन ग्रेन शेड होती थी टू सेलेड स्टेज में, टू सेलेड स्टेज में. देखो ये है टू सेलेड पोलन ग्रेन, टू सेलेड पोलन ग्रेन. टू सेलेड पोलन ग्रेन 70% प्लांट में, 70% प्लांट में शेड होते हैं. ठीक है. 70% प्लांट में शेड होती है, बाहर आती है एंथर से. ये है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव
ये है जनरेटिव सेल। अब देखो स्टिग्मा और पोलन के बीच, स्टिग्मा और पोलन के बीच एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होने के बाद जनरेटिव सेल में क्या होते हैं, एक सिंगल माइटोटिक यूनिट। जनरेटिव सेल अंडरगो सिंगल माइटोटिक डिवीजन। जनरेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन होती है, जनरेटिव सेल में एक माइटोटिक डिवीजन होके क्या बनाते हैं, दो मेल गैमीट। ये देखो जनरेटिव सेल में डिवीजन होके क्या बनाते हैं, दो मेल गैमीट, 1 2, और ये वेजिटेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में क्या बनते हैं, दो मेल गैमीट बनते हैं। तो ये हुआ 2 मेल गैमीट। तो दिस आंसर 3 सेल समासम 3 सेल स्टेज। अब देखो जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे एंथर से बाहर निकले थे, यानी स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद वो भी 3 सेल स्टेज में चेंज होते हैं। जब वो 3 सेल स्टेज होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं प्लस 1 ट्यूब न्यूक्लियस। एक ट्यूब या ट्यूब सेल देना चाहिए, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो द पोलन ग्रेन शेड ए 2 सेल स्टेज बिकम 3 सेल स्टेज आफ्टर पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो वहां पे क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे एंथर से बाहर आए तो वो भी 3 सेल स्टेज पे पहुंचते कब, जब उनमें पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो पोलन ग्रेन 30% प्लांट्स में शेड होता था 3 सेल स्टेज में, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनमें पहले ही यानी इनका जनरेटिव सेल एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन में हो चुके होते हैं, इसलिए वो 3 सेल स्टेज में आगे होते हैं। Regenerative cell undergo single mitotic division. Regenerative cell undergo single mitotic division and give rise to male gamete and give rise to अब देखो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद जनरेटिव सेल के अंदर एक सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है और उससे दो मेल गैमीट बनते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का इमेज पोलन पेस्टल इंटरेक्शंस का, जिससे ज़्यादा एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आई डायग्राम बना के भी होते हैं। देखो अब इधर देखो, यहाँ आप देख रहे हो यानी एक कार्पेल को, ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुँचने के बाद जर्मिनेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब दो रीज़न हो सकते हैं, या ये पोलन ग्रेन अपने हो लेकिन सेल इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से इसको इजाज़त नहीं दिया है। अब ये पोलन ग्रेन भी अपने हो, थोड़ा सा जर्मिनेट, लेकिन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन इसके अपने हो लेकिन दूसरे प्लांट से आया हो, इसलिए इसको यहाँ जर्मिनेशन होने की इजाज़त मिली। अब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होता, इसका मतलब किसी दूसरे प्लांट का हो सकता है। ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट, ये भी किसी तीसरे प्लांट का हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने की इजाज़त है, तो इसका मतलब ये क्या, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, दिस इज द कंपैटिबल पोलन। अब देखो फिर इसके बाद आगे का स्टेप मैं खुद यहाँ पे बताऊंगा, अब अच्छे से सुनो। तो पोलन ट्यूब जो ही जर्मिनेट होती है तो सबसे पहले एक्साइन पोलन ट्यूब बनाते हैं, उसी पोलन ट्यूब के अंदर से क्या आते हैं, मेल गैमीट्स आते हैं बाहर, ठीक है। अब इधर देखो, ये स्टिग्मा है, अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे जर्मिनेट हुआ क्योंकि ये कंफर्टेबल पोलन ट्यूब थी, ठीक। अब यहाँ पे ये है ओयूल, ये है इंट्यूबमेंट, ये है आउटर इंट्यूबमेंट, ठीक है। अब इधर देखो, पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए यहाँ से चला गया सीधा एक सिनर्जिड सेल में, सिनर्जिड
सेल में, मान लो ये सिनर्जिक सेल है, ये सिनर्जिक सेल है, ये सेंटर वाला बड़ा सा एक है, ठीक है। तो ये एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई। अब इधर देखो, इस पोलन ट्यूब के अंदर से, पोलन ट्यूब के अंदर से दोनों मेल गैमीट्स आएंगे सबसे पहले। उसके बाद उसके पीछे पीछे जो है वो वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लिया आएंगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेल गैमीट। क्या है ये दोनों मेल गैमीट? ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इधर देखो, उसके बाद the pollen tube arises, the pollen tube arises through the style। अब देखो, कुछ प्लांट्स में और कुछ मोनोकॉट, पर्टिकुलर कुछ डाइकॉट और ज्यादातर मोनोकॉट में ये स्टाइल बिल्कुल हॉलो होता है। हॉलो मीन्स स्टाइल बिल्कुल खाली होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब अराइज थ्रू स्टाइल। अब देखो, स्टाइल इज हॉलो in few dicot, and dicot is hollow mostly in monocot and few dicot, यानी ज्यादातर मोनोकॉट्स और कुछ डाइकॉट में ये स्टाइल बिल्कुल हॉलो है, तो ट्यूब बड़ी आसानी से एक्सपेंड। लेकिन सब में ये ट्यूब हॉलो नहीं होते, किसी का ट्यूब बिल्कुल पैरेन्केमेटस सेल से फिल होते हैं। तो उस टिश्यू को कैसे वो लोग रप्चर करके अंदर से उस टिश्यू को ब्रेक करने के लिए उनके पास एंजाइम होते हैं, पैक्टिनेस एंजाइम होते हैं, केलेस एंजाइम होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन फ्यू यानी स्टाइल इज हॉलो मोस्ट मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और किसी में सॉलिड भी होता है। सॉलिड स्टाइल मीन्स जब स्टाइल सॉलिड होगी तो वहां पे पैरेन्केमेटस टिश्यू होगी, पैरेन्केमेटस टिश्यू। तो उन ट्रांसमिटिंग टिश्यू को क्या करते हैं, ब्रेक कौन करते हैं? उनके पास होते हैं पैक्टिनेस और केलेस एंजाइम। केलेस एंजाइम होते हैं टू ब्रेक द ट्रांसमिटिंग टिश्यू, टू ब्रेक द ट्रांसमिटिंग टिश्यू, टू ब्रेक द ट्रांसमिटिंग। इस अंदर के टिश्यू को ब्रेक करने के लिए इनके पास होते हैं एंजाइम, खासकर कौन सी एंजाइम? पैक्टिनेस एंजाइम। और कौन सा एंजाइम? केलेस एंजाइम। पैक्टिनेस एंजाइम और केलेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, केलेस एंजाइम प्रेजेंट। अब देखो, कोई सवाल पूछते हैं भाई ये पोलन यानी मेल गैमीट्स अंदर आने के बाद ये पीछे क्यों नहीं जा रहे? तो जो ही यहाँ पहुंचेंगे इसके पीछे केलोस फलक बनेगा। अगर मान लो ये मेल गैमीट है, ये दो मेल गैमीट हैं और ये पोलर ये ट्यूब न्यूक्लियाई है, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ केलोस फलक बनेगा, अब वापस पीछे नहीं जा सकते। अब उसके बाद आते आते यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ केलोस फलक बनेगा, पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो हर जगह जैसे जैसे वो मेल गैमीट आगे आगे बढ़ेंगे, पीछे से केलोस का फलक बनेगा, तो वो मेल गैमीट फिर से पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा या हाईली कन्फोकल माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया हुआ इमेज है, जिसमें आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा तादाद में पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेल गैमीट तो यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद पीछे जाने से इसको रोक रहा है केलोस फलक, केलोस फलक, ठीक है। अब उसके बाद अल्टीमेटली the male pollen tube, ultimately the pollen tube enter into embryo sac, enter into
embryo sac through micropylar region, through micropylar region, यानी अल्टीमेटली ये पोलन ट्यूब किस साइड से अंदर घुसते हैं, माइक्रोपाइलर। ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला साइड जहां एक होती है वो होती है माइक्रोपाइलर रीजन। ये वाला साइड कौन सी साइड है, ये वाला साइड है माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन। तो अल्टीमेटली ये पोलन ट्यूब इंटर होते हैं एम्ब्रियो से किस जगह से, किस जगह से, माइक्रोपाइलर रीजन। इसको हम कहते हैं ओरोगेमी। पोलन ट्यूब इंटर इनटू एम्ब्रियो sac through micropylar region and enter into one of the synergid, and enter into one of the synergid, one of the synergid। अब देखो ये पहुंच रहे हैं दो में से एक सिनर्जिड के अंदर। दो सिनर्जिड में से कौन से सिनर्जिड के अंदर पहुंचते हैं, एक सिनर्जिड के अंदर पहुंच रहे हैं। दो में से एक सिनर्जी के अंदर ये पहुंचते हैं, ठीक है। अब इधर देखो उसके आगे की प्रोसेस को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। Ultimately the pollen tube enter into embryo sac through micropylar region and into one of the synergid। अच्छा, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीलिफॉर्म apparatus, फीलिफॉर्म apparatus guide the pollen tube entry, guide the pollen tube entry। अब इधर देखो मैं यहाँ अच्छे से बनाऊंगा, ये एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक, ये इंट्यूबमेंट है, ये भी इंट्यूबमेंट है। अब इस एम्ब्रियो सैक के नीचे साइड से कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus, जो हमने इससे पहले की लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया। यह है एक, इस एक के बिल्कुल बगल में दो सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। अब इसी एक के ठीक अपोजिट साइड की एम्ब्रियो सेल के अपोजिट साइड में भी तीन सेल, इसे हम कहते हैं एंटीपोलर सेल, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई। ये एक कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब देखो ये पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए यहाँ से इस सीधे इंटर होते हैं दो में से एक सिनर्जिड सेल के अंदर। दो में से एक सिनर्जिड सेल के अंदर ये इंटर होते ही वो सिनर्जिड सेल शॉक की वजह से उसी वक्त डिजेनरेट हो जाते हैं। जो ही पोलन ट्यूब इसके अंदर इंटर होती है उसी टाइम शॉक की वजह से पहला जनरेटिंग सिनर्जिड सेल जो वो डिजेनरेट होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो मेल गैमीट हैं, एक मेल गैमीट, दूसरा मेल गैमीट और तीसरा आते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो ऑटोमेटिकली डिजेनरेट होता है, खत्म, उसका तो कोई खास रोल नहीं है। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ से होते हुए दो में से एक सिनर्जिड सेल के अंदर पहुँचने के बाद ये अपने दोनों मेल गैमीट को यहाँ रिलीज करते हैं। किस पे रिलीज करते हैं, पहली सिनर्जिड में, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे पहुंच गए, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये दो मेल गैमीट, दो मेल, ये सिनर्जिड सेल है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो गया उसी वक्त। तो एक मेल गैमीट जाके एक को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। वो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो ज्यादातर प्लांट्स में पोलन ट्यूब इंटर होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन में। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के हिसाब से 3 टाइप्स है, वो हम आगे की स्लाइड में, मुझे लगता है आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया, यहां से पोलन ट्यूब आया माइक्रोपाइलर रीजन से इंटर हुए, फिर यहाँ पहुंचने के बाद ये अपने दो मेल गैमीट को रिलीज करते हैं पहली या दो में से एक सिनर्जिड सेल में। उसी टाइम सिनर्जिड सेल भी जनरेट हो जाते हैं, तो रह जाते हैं वहाँ उसके साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमीट।
तो वो दो मेल गैमीट एक को जाके एक को फर्टिलाइज करते हैं, दूसरा जाके बीच में पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करते हैं। अब उसके बाद देखो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के हिसाब से 3 टाइप्स है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रोसेक, एम्ब्रोसेक में पोलन ट्यूब कैसे इंटर हो रहे हैं। पोलन ट्यूब कैसे इंटर, उसके हिसाब से 3 टाइप। पहला टाइप पोरोगेमी। पहला टाइप क्या है? पोरोगेमी, मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इस टाइप में क्या होते हैं? पोलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन, पोलन ट्यूब इंटर थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। अब अच्छे से देखो इधर, ये है एम्ब्रोसेक। अब इस एम्ब्रोसेक के ये है एक, इस एक के बगल में ये दो जो है, इस एक के बगल में ये एक सिनर्जिड, ये दूसरा सिनर्जिड, ये 3 एंटीपोडल सेल्स और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये इंटरमेंट्स, इनर इंटरमेंट्स एंड दिस इज द आउटर इंटरमेंट, ये आउटर इंटरमेंट। अब देखो पोलन ट्यूब यहाँ से आया 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 आया, यहाँ से माइक्रोपाइलर रीजन से 2 में से एक सिनर्जिक सेल के अंदर इंटर हुई। इंटर होने के बाद ये अपनी दोनों मेल गैमीट को यहाँ रिलीज किया, फिर ये एक न्यूक्लियर। ठीक है। अब देखो पोलन ट्यूब जब माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर जा रही है, इसको हम कहते हैं पोरोगेमी। इसको क्या कहेंगे भाई? पोरोगेमी। देखो ये है माइक्रोपाइलर रीजन, ये है माइक्रोपाइलर। जिस साइड 25 पे, ये वाला साइड है चैलाजल। जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से अंदर घुस रहे हैं तो इसे हम कहते हैं पोरोगेमी। ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ज्यादातर एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब मोस्टली इस माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर घुसते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन से अंदर इंटर होते हैं। दूसरा कंडीशन है मीजोगेमी। पोरोगेमी के बाद चैलाजोगेमी। चैलाजोगेमी लेस कॉमन है, मोस्ट कॉमन तो नहीं है, ये लेस कॉमन। अब पोरोगेमी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये वाला लेस कॉमन। पोलन ट्यूब इंटर थ्रू चैलाजल रीजन। तो यहाँ पोलन ट्यूब कहां से इंटर होगी? चैलाजल रीजन से। पोलन ट्यूब इंटर थ्रू चैलाजल रीजन, चैलाजल रीजन। अब इधर देखो इसमें क्या होता है। ये एम्ब्रोसेक, ये इनर इंटरमेंट, आउटर इंटरमेंट, अब यहां पोलन ट्यूब डायरेक्ट इधर से इंटर होगी। देखो पोलन ट्यूब एंट्री मारेंगे सीधे यहां से, पोलन ट्यूब एंट्री मार रहे हैं यहां से डायरेक्ट, देख रहे हो आप। पोलन ट्यूब इस बार सीधे यहां से आ रहे हैं, यहां से पोलन ट्यूब इस साइड से आ रहे हैं डायरेक्ट। पहले इधर से आ रहा है ना साइड से, अब डायरेक्ट इस साइड से आ रहे हैं, चैलाजल साइड से। जब पोलन ट्यूब चैलाजल साइड से आ रहे हैं उसे हम कहते हैं चैलाजोगेमी, चैलाजोगेमी। तीसरा कंडीशन मीजोगेमी। पोलन ट्यूब इंटर पोलन ट्यूब इंटर थ्रू इंट्यूबमेंट्स। अगर इंट्यूबमेंट के साइड से पोलन ट्यूब डायरेक्ट इंटर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मीजोगेमी। ये देखो
ये नीचे वाला कौन सा साइड है, माइक्रोपाइलर, ऊपर वाला साइड चला जाए। अब इस बार इंट्रूमेंट डायरेक्ट यहाँ से घुसेंगे, डायरेक्ट यहाँ से, आप देख रहे हो कहाँ से घुसा, इस बार डायरेक्ट सेंटर से घुसा ना, इंट्रूमेंट से घुसा कि नहीं घुसा है। अगर पोलन ट्यूब डायरेक्ट यहाँ से सेंट्रल इंट्रूमेंट से डायरेक्ट घुसेंगे, ये एक, ये दो सिनर्जिड, ये एंटीपोडल, ये पोलर न्यूक्लियर, तो इससे यह इंट्रूमेंट से डायरेक्ट हम कहते हैं मेसोगेली, मेसोगेली। अब देखो पोलन यानी रिकॉग्निशन ऑफ पोलन, इधर देखो अब इधर देखो नर्स शेल में लास्ट में दो फ्रॉम द interaction of pollen and stigma up to the entry of pollen tube, up to the entry of pollen tube into the embryo sac is known as pollen pistil इंट्रैक्शन या इवेंट्स, या यूं कहो इसको और सिंपली डिफाइन करेंगे, इवेंट्स इन्वॉल्व्ड from landing of pollen grain up to the entry of pollen tube, up to the entry of pollen tube into embryo sac, into is known as, इसको हम कहते हैं is known as pollen pistil interaction. Pollen pistil यानी वो सारे इवेंट्स, पोलन ट्यूब पहले स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग करने के बाद उनके बीच केमिकल इंटरेक्शन होगी, फिर पोलन ट्यूब इमर्ज होगी, फिर वो सिटाइल के अंदर से एक्सटेंड होगी, अल्टीमेटली वो कहाँ से माइक्रोपाइलर रीजन से एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँचेंगे सिनर्जिड सेल में, वहाँ तक की पूरे इवेंट्स को हम कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। होप यू had clearly understand the topic very well। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन।